हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो रिवीजन है गेट मैथ्स एग्ज़ाम के लिए। स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से। यूनिट 1 में हमारे लीनियर अलजेब्रा। उसके कुछ फॉर्मूलेस हैं मैट्रिसेस में। ए इनवर्स किसके इक्वल होता है? एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए होता है जब आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स गिवन लिखा होगा कि मैट्रिक्स अगर आइडेम्पोटेंट है तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए होगा। मतलब ए मैट्रिक्स इंटू ए मैट्रिक्स, स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स के इक्वल होगा और ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई होगा। मतलब स्क्वायर ऑफ अ मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल होगा अगर यूनिट मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है ए ट्रांसपोज आई के इक्वल होता है जब मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में ए ट्रांसपोज आई होता है। ट्रांसपोज क्या होता है? रोज और कॉलम्स का इंटरचेंज। नाउ फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होता है। फॉर स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के इक्वल होता है। ना यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में वो +1 या -1 होती है। राइट, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू प्लस और -1 ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो। नाउ इससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियसली पूछ चुके हैं डिफरेंट ब्रांचेस में। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। दिस इज आस्क्ड इन 2007। द इनवर्स ऑफ द 2 into 2 मैट्रिक्स इज। ये मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, हमको इसका इनवर्स बताना है। नाउ इनवर्स का फॉर्मूला मैंने अभी बताया। ए इनवर्स किसके इक्वल होता है? एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। नाउ एडजॉइंट किसके इक्वल होता है? ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स। जो कोफैक्टर्स ए के आएंगे उसका ट्रांसपोज वो होता है एडजॉइंट के इक्वल। नाउ बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे फाइंड करते हैं हम? क्रॉस करके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। वाले टर्म को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस ऑफ ये वाले टर्म को इससे मल्टीप्लाई। नाउ 1 into 7 माइनस 5 into 2, सो ये हो जाएगा 7 - 10 मीन्स -3। नाउ कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। सबसे पहले हम कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे। कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं? जो भी एलिमेंट हमारे पास दिया रहता है उसके रो और कॉलम को छोड़ के जो बचा होता है वो होता है कोफैक्टर। मीन्स ये एलिमेंट का कोफैक्टर है 7, सो ये आ गया 7। नाउ अब हमारे को इस एलिमेंट का फाइंड करना है, सेकेंड एलिमेंट का। तो इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, ये रो और ये कॉलम छूट जाएगा, तो बचा क्या? 5। ये हो गया 5। नाउ अब इसका हमको कोफैक्टर फाइंड करना है इस एलिमेंट का। ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये रो और ये कॉलम छोड़ दो तो बचा आया वो। नाउ अब वैसे ही इसका कोफैक्टर फाइंड करना है हमारे को। ठीक, ये मैट्रिक्स फिल करनी है हमको। इसका रो और ये कॉलम छोड़ देंगे तो बचा क्या? 1। नाउ इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, जब भी हम कोफैक्टर निकालते हैं तो उसका जो साइन जो होता है वो नेगेटिव होता है अगर वो ऑड टर्म है। मीन्स ये एलिमेंट कौन सा है? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। ठीक, ये माइनस में आएगा, वैसे ही ये भी माइनस में आएगा। राइट, कोफैक्टर निकालते समय जब भी ये ऑड टर्म्स होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव में होती है। राइट, ये आ गया कोफैक्टर। और ये इवेंट टर्म्स हैं तो इवेंट वाले टर्म्स पॉजिटिव होते हैं। इसका ट्रांसपोज करेंगे हम। ये हो जाएगा 7 -2 -5 और 1। नाउ ए इनवर्स लिखना है हमारे को। ए इनवर्स मैंने बताया एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये बाय 1 - 3, 7 -2 -5 1। अगर आप माइनस को अंदर ले लेंगे क्या आ जाएगा? ए इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा? ए इनवर्स इक्वल्स टू 1/3 -7 2 5 -1। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज आस्क्ड इन 2008। द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेस P Q इनवर्स P इज। हमको यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ेगी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की। राइट, कभी भी ए बी इनवर्स होता है वो किसके इक्वल होता है? बी इनवर्स ए इनवर्स। ये प्रॉपर्टी है। यहाँ से Q इनवर्स P इनवर्स आ जाएगा इनटू P। राइट, ए इनवर्स यानी कि ए इनवर्स किसके इक्वल होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। ये किसके इक्वल हो जाएगा? आई के। क्यू इनवर्स इंटू आई। आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा क्यू इनवर्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी।
Next question. This is asked in 2009 for a matrix M 3 by 5, 4 by 5, x 3 by 5. The transpose of the matrix is equals to the inverse of the matrix. M transpose M inverse के इक्वल है. The value of x is given by. So हमको x की वैल्यू बतानी है. गिवन क्या है हमारे पास? M ट्रांसपोज जो है वो M इनवर्स के इक्वल है. सो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल कब होता है? जब ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है. मीन्स ए ट्रांसपोज आई के इक्वल होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में, या हम बोल सकते हैं ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए इनवर्स जब मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है. सो ये कंडीशन से हम बोल सकते हैं मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है. नाउ ऑर्थोगोनल का हमको पता है डिटर्मिनेंट क्या होता है? +-1 के इक्वल होता है. ठीक. सो इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे. 3/5, 4/5 x और 3/5 का, इसका हम डिटर्मिनेंट को किसके इक्वल कर लेंगे? +1 और -1 के. सो डिटर्मिनेंट के लिए हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको, देन इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस साइन से करते हैं. मीन्स 3 × 3 9 बाय 5 × 5 25 माइनस ये वाले टर्म्स जब भी हम लिखते हैं मीन्स लेफ्ट साइड के तो माइनस करके लिखते हैं. सो 4x/5 विच इज इक्वल्स टू 1. नाउ यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 25 9 minus 20x equals to 1. So this will come out to be x equals to -4/5. So option A is the correct answer. Now next question. This is asked in 2018 for given orthogonal matrix Q. ये matrix given है हमारे पास, हमको इसका inverse बताना है. The inverse is, so orthogonal matrix में हमको पता है कि ए ट्रांसपोज आई के इक्वल होता है. सो ए ट्रांसपोज जैसे कि कोई भी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो ए ट्रांसपोज आई के इक्वल होता है और ए ट्रांसपोज ए इनवर्स के इक्वल होता है. हमको क्या पूछा है? इनवर्स बताना है. तो इनवर्स का तो एक फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, लेकिन वो एक लेंदी प्रोसेस है. सो यहाँ पे हमको ए इनवर्स फाइंड करना है. सो डायरेक्ट कैसे आ जाएगा? क्योंकि मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो यहाँ से हम इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे. क्यू का ट्रांसपोज जो है वो क्यू के इनवर्स इक्वल हो जाएगा क्योंकि मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है. सो क्यू का इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा? ट्रांसपोज के. और ट्रांसपोज यानी रोज कॉलम हो जाएंगे और कॉलम रोज हो जाएंगे. ये मैट्रिक्स है. ठीक. ये 3/7 है तो 3/7 ये यही रहेगा. -6/7 2/7. नाउ ये सेकेंड रो कॉलम है, इसको हम रोज में कन्वर्ट कर देंगे 3/7 और 6/7. नाउ ये जो थर्ड कॉलम है इसको हम थर्ड रो में कन्वर्ट कर देंगे. ट्रांसपोज में हम ये करते हैं कि रोज को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं और कॉलम को रो में, कोई भी एक तरीका आप ले सकते हैं. सो मैंने क्या किया यहाँ पे, जो कॉलम थी उसको मैंने रो में कन्वर्ट कर दिया. सो ये आंसर आ जाएगा आपका. सो आप देख सकते हैं ये किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है ये. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रैंक ऑफ मैट्रिक्स. इसको आप रो से डिनोट करते हैं. रैंक ऑफ ए वो किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज. हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं मैट्रिक्स में, उसके बाद जितने भी नॉन जीरो रो आते हैं मीन्स जो जीरो के इक्वल नहीं होते रो, वो होता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स. सो मैं क्वेश्चन से बता देती हूँ रैंक आप कैसे फाइंड करते हैं. सो ये पूछ चुका है ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में. सो स्टार्ट करते हैं रोज के लिए. ये आपके पास गिवन मैट्रिक्स. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे? रो 2 को रो 1 से इंटरचेंज कर लेंगे फर्स्ट. सो ये क्या हो जाएगा? रो 2 को 1 में कर देंगे और 1 2 से कन्वर्ट हो जाएगा. सो ये हो जाएगा -1 -1 -1. नाउ -4 1 -1 7 -3 1. नाउ अब हमारे को ये रहता है कि ये और ये रोज को जीरो करने की कोशिश करेंगे यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. सो जो ये सेकेंड रो है इसमें ये जीरो कैसे होगी? सेकेंड रो माइनस इसका 4 टाइम्स कर दोगे रो 1 का तो ये जीरो हो जाएगी. वैसे ही रो 3 में हम करेंगे. रो 3 कैसे जीरो होगी? रो 3 +7 ऑफ रो 1. सो इस तरीके से हम मैट्रिक्स की वैल्यू लिखेंगे. सो ये हो जाएगा -1 -1 -1. ये हो जाएगा आपका -2 -4 R1. सो -4 + 4 0 हो गया. वैसे ही यहाँ पे करेंगे 1 - 4 टाइम्स ऑफ -1 1 - 4 टाइम्स ऑफ -1 1 + 4 5
नाउ यहाँ पे भी हम करेंगे -1 -4 टाइम्स ऑफ रो 1, -1 + 4, ये हो जाएगा 3। वैसे ही रो 3 में करेंगे 7 -7 0 हो गया। वैसे ही यहाँ पे करेंगे -3 -7, ये हो गया -10। वैसे ही 1 -7, ये हो गया -6। नाउ ये रो को भी हम 0 करने की कोशिश करेंगे। सो रो 3 में हम क्या करेंगे कि ये रो 0 हो जाए। रो 3 प्लस ट्वाइस ऑफ R2 से ये 0 हो जाएगा। देखो ये जो है वो ट्वाइस है इस रो का। सो -1 -1 -1 0 5 3, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 0। सो यहाँ पे देखो नॉन जीरो रो का मतलब क्या होता है, जो रो 0 नहीं है। तो यहाँ पे कितनी रो है जो 0 नहीं है, एक ये रो और एक ये, 2 रो है, ये रो 0 है। तो जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए है वो 2 के इक्वल हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। ये बहुत सिंपल मैट्रिक्स गिवन है। सो इसका जब हम रैंक निकालेंगे वो इजिली आ जाएगा। ये रो को इससे माइनस कर दो और ये रो को इससे माइनस कर दो तो 0 आ जाएंगे। सो रो 2 में हम क्या करेंगे, रो 2 माइनस रो 1 कर देंगे, और रो 3 में क्या करेंगे, रो 3 माइनस रो 1 कर देंगे। सो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये हो गया 1 1 1, ये 1 - 1 0, -1 -1 -2, 0 - 1 1 - 1 0, 1 - 1 0, 1 - 1 0। सो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज मीन्स जो रो 0 नहीं है वो कितनी है, एक ही है 2। सो रैंक ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, अगर इक्वेशंस गिवन है इन द फॉर्म ऑफ ax = b तो वो होती है नॉन होमोजीनियस, और अगर ax = 0 के फॉर्म में अगर इक्वेशंस दी होती है तो उसको हम होमोजीनियस इक्वेशन बोलते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर इक्वेशंस ऐसे गिवन है a1x + b1y + c1z = 0 और a2x + b2y + c2z = 0 और a3x + b3y + c3z = 0, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ax = 0। तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहलाती है होमोजीनियस इक्वेशंस, होमोजीनियस बोलते हैं इसको हम। और अगर ये इस साइड में राइट साइड में कुछ गिवन होता है हमारे पास तो वो होती है नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक, सो स्टार्ट करते हैं इन इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं। द मैट्रिक्स A ऑगमेंट B इज नोन एज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अगर हम ये साइन लगा के मैट्रिक्स को लिखते हैं वो होती है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। नाउ कंसिस्टेंसी हम कैसे फाइंड करते हैं नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन की, मतलब इस फॉर्म की अगर लीनियर इक्वेशन है, अगर इसका हमको कंसिस्टेंसी फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले कंसिस्टेंसी होता क्या है, कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कंसिस्टेंट तब बोलते हैं जब उसके पास एक या एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस होते हैं, या तो यूनिक सॉल्यूशन या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, राइट। नाउ इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट कब होता है, जब व्हेन अ पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, जब कोई भी सॉल्यूशन नहीं है तो उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। अगर इक्वेशंस कंसिस्टेंट हैं तो अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। मेथड्स टू सॉल्व द नॉन होमोजीनियस सिस्टम। अगर हमारे पास नॉन होमोजीनियस सिस्टम है, मतलब ax = b के फॉर्म में इक्वेशंस गिवन है, तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या प्रोसेस है, 3 स्टेप है। सबसे पहले आपको रैंक फाइंड करना है ए का, फिर रैंक फाइंड करना है ए ऑगमेंट बी का। रैंक मैंने बता दिया कैसे फाइंड करते हैं, और रैंक किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो के इक्वल। नाउ अब अगर दोनों का रैंक इक्वल नहीं होगा, मतलब रैंक ए का और रैंक ए ऑगमेंट बी का, तो जो सिस्टम है वो इनकंसिस्टेंट होगा, मतलब कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। नाउ अगर रैंक इक्वल है, रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंट बी, नंबर ऑफ अननोन्स है वो क्या हो जाएंगे, कंसिस्टेंट हो जाएंगे विथ यूनिक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। नाउ अगर रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंट बी इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स, अगर अननोन से कम आ गए, मान लो हमारे पास एक्स वाई जेड 3 अननोन है और रैंक आ गया 2, सो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं वो कंसिस्टेंट रहेंगी, मगर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, उनके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। नाउ
नेक्स्ट है हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम मतलब Ax इक्वल्स टू 0 होता है। तो क्या होगा, इसको सॉल्व करने के लिए हमको दो चीज़ देखनी है। फर्स्ट रैंक ऑफ ए और सेकंड हमारे पास अननोन कितने हैं। अगर रैंक ऑफ ए इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ अननोन के, तो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होंगे वो कंसिस्टेंट होंगे। उसका सॉल्यूशन कितना होगा, एक ही सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे इसको हम ट्राइवल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। नाउ अगर रैंक ऑफ ए लेस आ जाएगा नंबर ऑफ अननोन्स, मीन्स हमारे पास अगर अननोन एक्स वाई जेड है और रैंक आ गया 2, सो यहाँ पे 2 लेस देन 3 हो जाएगा। तो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट रहेंगे, मगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहेगा उसका, मतलब नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन ऑल्सो एग्जिस्ट। नाउ यहाँ पे हमारे को कितने सॉल्यूशन होंगे इसके, वो कैसे फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस इज इक्वल्स टू n माइनस आर। n किसके इक्वल है, ऑर्डर के, और r किसके इक्वल है, रैंक के। सो जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मतलब 3x3, 2x2, सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स माइनस रैंक, वो आ जाएगा नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस के। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2005 में। लेट ए बी 3x3 मैट्रिक्स। 3x3 मतलब उसका ऑर्डर 3 है विथ रैंक 2, देन Ax इक्वल्स टू 0 हैज़, मीन्स आपको रैंक गिवन है 2 और Ax इक्वल्स टू 0, मतलब होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है। सो हमने अभी देखा नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन इसके किसके इक्वल हो जाएंगे, ऑर्डर माइनस रैंक के। सो ऑर्डर क्या है 3, रैंक क्या है 2, सो 3 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सो इसके 1 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे। सो जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 1 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। The system of equations given below has, this question is asked in 2014। यहाँ पे हमारे पास system of equations given है, इसमें हमारे कितने solutions होंगे वो देखना है। ये जो equations है किस फॉर्म में लिखी हुई है, Ax इक्वल्स टू बी, ये अभी हमने देखा। ये मैट्रिक्स का सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, यहाँ पे Ax इक्वल्स टू, यहाँ पे सब में कुछ वैल्यू गिवन है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट। ये किसका इक्वेशन है, Ax इक्वल्स टू बी के फॉर्म में इक्वेशंस है। नाउ अब इसको सॉल्व करने के हमारे पास क्या मेथड है, हम रैंक फाइंड करेंगे, रैंक ए का और रैंक ऑफ ए ऑगमेंट बी मैट्रिक्स का। स्टार्ट करते हैं। ये Ax इक्वल्स टू बी है। नाउ ए ऑगमेंट बी किसके इक्वल हो जाएगा, 1 2 4 ऑगमेंट 2 4 3 1 ऑगमेंट 5। ऑगमेंट लिखने के लिए हम ये साइन यूज करके इधर जो नंबर गिवन होते हैं या कॉन्स्टेंट्स गिवन होते हैं वो लिखते हैं। 3 2 3 ऑगमेंट 1। नाउ अब हम रैंक फाइंड करने का मेथड क्या होता है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा के ये रो को और ये रो को 0 करने की कोशिश करते हैं। R2 इक्वल्स टू R2 माइनस 4R1, ये 4 माइनस 4 हो जाएगा। वैसे ही R3 को क्या करेंगे, R3 माइनस 3R1। नाउ क्या आ जाएगी वैल्यू, 1 2 4 ऑगमेंट 2, 4 माइनस 4 0। नाउ 3 माइनस 8, ये किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस 5 के। नाउ 1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ दिस, तो माइनस 15। नाउ 5 माइनस 8 माइनस 3। नाउ 3 माइनस 3 0, 2 माइनस 6 माइनस 4। वैसे यहाँ 3 माइनस 12 माइनस 9। नेक्स्ट 1 माइनस 6 माइनस 5। नाउ अब हम इस रो को भी 0 करने की कोशिश करेंगे। रो 3 में हम क्या करेंगे कि ये रो 0 हो जाए। 5 टाइम्स ऑफ रो 3 माइनस 4 टाइम्स ऑफ रो 2, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 4 से, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। ये हो गया 1 2 4 ऑगमेंट 2, ये हो गया 0 माइनस 5 माइनस 15 ऑगमेंट माइनस 3। ये 0 आ गया। अब यहाँ पे 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस 20 माइनस 20 प्लस 20 0। नाउ माइनस 45 प्लस 30 क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 25 प्लस 12 13 माइनस 13। यहाँ पे रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए ऑगमेंट बी हो गया। इसका रैंक क्या है, ये ए मैट्रिक्स का 3 है
अब ए और ऑगमेंट बी का, ए ऑगमेंट बी, ये मैट्रिक्स क्या है, ए ऑगमेंट बी मैट्रिक्स है। सो इसका रैंक भी क्या आ गया, 3 आ गया। नॉन जीरो रो कितने हैं, 3 हैं। सो ये दोनों इक्वल हो गए, 3 इक्वल्स टू 3। नाउ ये किसके इक्वल है, नंबर ऑफ अननोन्स। हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं जिनमें अननोन्स क्या है, 3 हैं, एक्स वाई जेड। सो ये इक्वल हो गया, विच इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ अननोन्स, राइट। सो अभी मैंने बताया अगर ये कंडीशन होगी तो कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। इससे रिलेटेड भी कभी कभार क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। इसका जो नॉर्मल मेथड है फाइंड करने का वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन हम लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इक्वल्स टू 0, जहाँ पे ए मैट्रिक्स होता है और आई जो होता है वो यूनिटरी मैट्रिक्स होता है, उसमें हम लेमडा का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। फिर जो मैट्रिक्स फॉर्म होती है उसका हम डिटर्मिनेंट लेते हैं, उसको 0 के इक्वल करते हैं। ये होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। नाउ इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। अगर आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट पूछा है तो वो डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। नाउ सम पूछा है, एडिशन पूछा है आइगन वैल्यूज का, तो वो ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स के इक्वल होता है। और ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होता है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ आइगन वैल्यू मैट्रिक्स एम इज व्हेन। मैट्रिक्स एम गिवन है, हमारे को सम पूछा है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज। वो किसके इक्वल होता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। और ट्रेस किसके इक्वल होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट्स किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं डायगोनली जो जाते हैं, और ये एक डायगोनल होता है। हमको ये वाला डायगोनल एलिमेंट्स हम लेंगे यहाँ से। सम ऑफ आइगन वैल्यूज इक्वल्स टू 215 प्लस 150 प्लस 550, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 915 के इक्वल। सम ऑफ आइगन वैल्यूज, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। और दूसरा मेथड क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख के आप करते हैं। वो एक लेंदी प्रोसेस है, इसलिए हम इसकी प्रॉपर्टी यूज करके इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज आस्क्ड इन 2015, द लार्जर ऑफ द 2 आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स। हमको जो बड़ी आइगन वैल्यू है उसकी वैल्यू लिखनी है। ये फिल इन द ब्लैंक मतलब न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे हम, अब हमको आइगन वैल्यू पूछा है बड़ी वाली, इसको हमको सॉल्व ही करना पड़ेगा। नाउ इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, मतलब कितने रो हैं कितने कॉलम है। ये हो गई 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। इजीली हम इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख सकते हैं, ए माइनस लेमडा आई इक्वल्स टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ। नाउ ये हो गया 4 माइनस लेमडा 5 2 1 माइनस लेमडा। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो, उसको 0 के इक्वल कर लो। नाउ 4 माइनस लेमडा इंटू 1 माइनस लेमडा माइनस 5 इंटू 2 10 इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 4 माइनस 4 लेमडा लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10। लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा इज इक्वल्स टू 6। 10 माइनस 4 6 हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, लेमडा स्क्वायर माइनस 6 लेमडा प्लस लेमडा माइनस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ से लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 1। इसमें बड़ी कौन सी वैल्यू है, 6। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 6। 6 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द मैट्रिक्स हैज A real eigenvalues and eigenvectors, B real eigenvalues but complex eigenvectors, C complex eigenvalues but real eigenvectors, D complex eigenvalues and eigenvectors। हमको बताना है कि इसके जो आइगन वैल्यूज हैं और आइगन वेक्टर हैं वो रियल है कि कॉम्प्लेक्स है। इसको भी फाइंड करने के लिए हमको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, जो कि क्या होती है, A माइनस लेमडा आई डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0। नाउ 2 माइनस लेमडा माइनस 4 माइनस 2 माइनस लेमडा, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करके 0 के इक्वल करेंगे। हम डिटर्मिनेंट ले लेंगे। डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस ऑफ दिस। 2 माइनस लेमडा इंटू माइनस 2 माइनस लेमडा माइनस ऑफ 4 इंटू 4 16 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा माइनस 4 माइनस 2 लेमडा प्लस 2 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 16 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर इक्वल्स टू, ये प्लस हो जाएगा माइनस ऑफ दिस, ये हो जाएगा माइनस 12। नाउ लेमडा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2√3i आ जाएगा,
राइट। सो ये जो आइगन वैल्यू है ये इमेजिनरी है, आइगन वैल्यूज जो आई के फॉर्म में आई, सो ये इमेजिनरी वैल्यू हो गई। सो जो आइगन वेक्टर है वो भी इमेजिनरी हो जाएगा, भी क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। इसको आप एक मेथड से और सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि हमको पता है सम ऑफ फाइनल वैल्यूज किसके इक्वल होता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस किसके इक्वल होता है, इसके सम के। सो ये 2 - 2 0 हो गया। और प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट के। इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, -4 + 16, ये किसके इक्वल हो गया, 12। अब ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। सो λ2 किसके इक्वल है, -λ1 के इंटू λ1, ये किसके इक्वल हो गया, 12। सो λ1² = -12। सो λ1 किसके इक्वल आ गया, 2√3i। सो जो आइगन वैल्यू है वो क्या हो गई, कॉम्प्लेक्स हो गई, ठीक, कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में है, मतलब ये इमेजिनरी है। सो आइगन वेक्टर भी क्या होगा, इमेजिनरी होगा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑल्सो। नाउ यूनिट 2 क्या है, कैलकुलस। सो मैं डायरेक्टली इसमें क्वेश्चंस बता देती हूँ क्योंकि इसमें फॉर्मूलेज बहुत सारे हैं, और जो भी फॉर्मूले मैंने अपने रिवीजन के वीडियो में डाले हैं, मैं यहाँ पे कोई भी फॉर्मूलेज रिपीट नहीं कर रही हूँ। जिसको फॉर्मूले नहीं आते वो फर्स्ट पार्ट दे सकते हैं रिवीजन का, और उसमें पूरे फॉर्मूलेज मैंने बताए हैं। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻²x - 1 बाय sin 4x इज इक्वल्स टू, अब x की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, e⁻0 - 1। सो e⁻0 क्या हो जाएगा, 1, 1 - 1 0, 0/0 का फॉर्म है ये। 0/0 क्या है, एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। सो इसको सॉल्व करने का क्या मेथड है हमारे पास, एल हॉस्पिटल रूल। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। सो उसमें क्या करते हैं, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं, फिर लिमिट पुट करते हैं। नाउ e⁻2x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, e⁻2x, और 2x का 2, 2x का 2, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, sin 4x का cos 4x, और 4x का 4। फिर हम लिमिट पुट करते हैं, x टेंड्स टू 0। सो ये क्या हो गया, 1/2 e⁻2x cos 4x हो गया। नाउ लिमिट x टेंड्स टू 0 पुट करो, यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, e⁻0 1, cos 0 1। सो ये आ गया 1/2 विच इज इक्वल्स टू 0.5। So option B is the correct answer. Now next question. This is also asked in 2014. Limit x tends to 0, x minus sin x by 1 minus cos x. अब x की जगह 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, 0 minus 1 minus cos 0 1, तो 0/0। सो ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। फिर यहाँ पे भी हम क्या यूज़ करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। वो क्या बोलता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करो, फिर लिमिट की वैल्यू पुट करो। सो x का डिफ्रेंसिएशन 1, sin x का cos x, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, cos x का माइनस, cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस sin x, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस sin x। नाउ फिर लिमिट पुट करो, x टेंड्स टू 0। सो ये क्या हो गया, 1 माइनस cos 0 इज 1/0। सो ये क्या आ गया, वैल्यू 0 आ गई। सो ये हम बोल सकते हैं कि ये फर्दर सॉल्व नहीं हो पाएगा। सो इसका करेक्ट आंसर 0 ही है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व भी कर लेंगे तो भी इसकी वैल्यू 0 ही आएगी। ये जो मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हैं, ये मैंने क्वेश्चन से सब कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की है। जितने भी कंसेप्ट इस टॉपिक में होने चाहिए वो मैंने क्वेश्चंस के थ्रू यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। While minimizing the function fx, necessary and sufficient condition for a point x0 to be a minima are. So minima हमको बताना है। So ये मैंने आपको बताया था, minima कब होता है, जब f डबल डैश एट x0 क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। और ये कंडीशन कॉमन रहती है सब में, f डैश एट x नॉट इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मिनिमा एग्जिस्ट करने के लिए किसी भी पॉइंट में उसका डबल डिफरेंशिएशन उसी पॉइंट में ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज आस्क्ड इन 2018। एट द पॉइंट x इक्वल्स टू 0 द फंक्शन fx इक्वल्स टू x³ हैज ए लोकल मैक्सिमम, b लोकल मिनिमम, c बोथ लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम,
डी नाइदर लोकल मैक्सिमम नॉर लोकल मिनिमम। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये अगर इक्वेशंस हम लगाएंगे सो ये यहाँ पे वर्क नहीं करेगी। सो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको ग्राफ बनाना पड़ता है। सो हमको बेसिक ग्राफ हमको पता रहने चाहिए। सो एक्स क्यूब का जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से बनता है और ये होता है 0, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब। ये एक्स क्यूब का ग्राफ है। सो आप देख सकते हैं x इक्वल्स टू 0 में जो एफ एक्स है, जो ये फंक्शन है, ना तो मैक्सिमम है ना तो मिनिमम है, मतलब ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पे ना तो मैक्सिमम हो रहा है ना तो मिनिमम हो रहा है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, नाइदर लोकल मैक्सिमम नॉर लोकल मिनिमम। नाउ मल्टीपल इंटीग्रल से कुछ रिलेटेड पॉइंट्स है वो बता देती हूँ। अगर एफ एक्स हमारे को फंक्शन गिवन है सो हमको देखना रहेगा वो फंक्शन इवन है कि ऑड है। इवन कैसे देखते हैं, जब f में -x पुट करते हैं तो वो अगर एफ एक्स के इक्वल आता है सो मतलब पॉजिटिव वैल्यू आती है सो वो एक इवन फंक्शन है। अगर f ऑफ -x, x की जगह आप -x पुट करते हैं तो वो वैल्यू अगर नेगेटिव में आती है फंक्शन की, मीन्स -fx आती है, तो वो ऑड फंक्शन है। नाउ अब अगर इवन फंक्शन है सो जो इंटीग्रल होगा -a टू a एफ एक्स डी एक्स का, वो किसके इक्वल होगा, 2 टाइम्स 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। अगर फंक्शन ऑड है सो इसी इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाएगी। नाउ एक पॉइंट यहाँ पे है लेंथ ऑफ कर्व, वो किसके इक्वल होता है, इंटीग्रल x1 टू x2 रूट ओवर 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर dx। ये लेंथ ऑफ कर्व है। सो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं बता देती हूँ। द इंटीग्रेशन ऑफ log x dx हैज़ द वैल्यू। सो ये सिंपल क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन हमको बताना है log x का। सो इंटीग्रेशन log x dx, सो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। सो ये log x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x log x माइनस x प्लस c कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x कॉमन लेके log x माइनस 1 प्लस c। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। सो सी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन मैंने इंटीग्रेशन को रिवाइज करने के लिए दिया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज आस्क्ड इन 2008। द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल -π/2 टू +π/2 x cos x dx इज a0 b π -2 c π d π+2। सो अभी मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया इवन और ऑड का, लिमिट सेम है -a टू +a। सो अब हम f ऑफ -x देखेंगे। एफ एक्स एक्स कॉस एक्स है तो x की जगह -x पुट करो, क्या आ जाएगा, cos -x कॉस एक्स के इक्वल होता है x cos x। सो ये माइनस में वैल्यू आ गई, माइनस ऑफ एफ एक्स हो गया, ये ऑड फंक्शन हो गया। सो जो एफ एक्स जो फंक्शन है वो क्या है, एफ एक्स फंक्शन एक ऑड फंक्शन है। सो मैंने बताया ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन किसके इक्वल होता है, 0 के। सो जो इसका इंटीग्रेशन है -π/2 टू +π/2 x cos x dx is equals to 0। So the correct answer is option number A। डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा प्रॉपर्टी यूज करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज आस्क्ड इन 2017। Let x be a continuous variable defined over the integral -∞ to +∞ and fx equals to e to the power -x minus e to the power -x. The integral gx equals to integration fx dx is equals to, हमको fx गिवन है, क्या गिवन है, एफ एक्स ई टू द पावर -x माइनस ई टू द पावर -x गिवन है। हमारे को इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स। सो इंटीग्रेशन ई का पावर -x माइनस ई टू द पावर -x फाइंड करना है हमको। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ई टू द पावर -x बाय ई टू द पावर -x लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे a टू द पावर m-m, इसको ऐसे लिखते हैं हम a/n/a/m ऐसे लिखते हैं। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। नाउ अब हम इसको t लिख लें, लेट e -x इक्वल्स टू t। सो -e टू द पावर -x dx dt के इक्वल हो जाएगा। सो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन -dt बाय e टू द पावर t हो गया। इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस ऑफ e टू द पावर -t dt लिख सकते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर -t आ जाएगा, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। सो t की वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, e टू द पावर -e टू द पावर -x हो गया। सो द करेक्ट आंसर इज
ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ इसी तरीके से मैं गेट मैथ्स का क्रैश कोर्स कराने वाली हूँ। सो नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आ जाएगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।